अब पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है। टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है, हैट्रिक लगा रही है, लेकिन इसकी जीत के मायने क्या है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। खुद को बंगाली प्राइड से जोड़ने में ममता दीदी सफल रही हैं। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण यह है कि ममता मोदी विरोधी विपक्ष का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। इसके साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां ही रोक सकती है। कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी तो कांग्रेस को इस पर विचार करने की बेहद जरूरत है। ममता अब बंगाल में ज्योति बसु जैसी कल्ट फेस बन चुकी है। कोरोना को लेकर मोदी सरकार की आलोचना और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी की 2024 की तैयारियों को बड़ा झटका इस परिणाम के बाद लगेगा। कृषि कानून को लेकर भी भाजपा पर अब दबाव बढ़ेगा। ये मायने टीएमसी की जीत के निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और ये जो मायने हम बंसल न्यूज के जरिए हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि टीएमसी जब हैट्रिक लगा रही है तो क्या क्या मायने, इस पर भी सर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत अच्छे मायने भी बंसल न्यूज ने निकाले हैं। मैं आपकी शरद जी की वो बात कहना चाहूंगा, शरद जी ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो रिसेंटली मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये बात पक्की है कि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। लेकिन सामान्य तौर पर जब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बिठाया जाता है तो वो एक्सपीरियंस्ड लीडर होता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अगर वो मंत्री नहीं रहा है तो मुख्यमंत्री कैसे संभालेगा, अगर कोई केंद्रीय मंत्री नहीं रहा है तो पीएमसी कैसे संभालेगा। मोदी जी उसके बाद है, क्योंकि हर एक चीज हर व्यक्ति में टैलेंट नहीं होता है। लेकिन सामान्य तौर पर अनुभव क्यों मांगा जाता है? अनुभव का कारण यही होता है, इन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लेना शुरू कर दिए हैं कि ये मेरी पसंद का व्यक्ति है, इसका बैकग्राउंड आरएसएस से है, इसको हमें ऑबलाइज करना है। पर ये नहीं देखा कि स्टेट की सिचुएशन क्या है, स्टेट की पब्लिक क्या डिमांड कर रही है। पब्लिक डिमांड, स्टेट की सिचुएशन, इस पर निर्णय जब पार्टी लेना शुरू कर देगी, भाजपा का फिर झंडा लहराना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं भाजपा ये गलती कांग्रेस जैसी कर रही है। जैसे जो कोई 10 जनपद का नजदीक होता था उसको सीएम बना दिया, उसको यूनियन मिनिस्टर बना दिया, उसी को स्टेट चीफ बना दिया पार्टी का। तो इन स्थितियों में सत्यप्रकाश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत होता चला जाता है, आप फिर लौटिए पीछे, आप 70 के दशक से जब 67 के बाद इंदिरा गांधी एक चेहरा बनती हैं कांग्रेस का, तो वो लगभग 70 के आरंभिक काल से लेकर 1984 के पहले तक वो कांग्रेस का पर्याय हो जाती हैं। इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, ऐसे नारे उछलते हैं जिनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आप देखें, इसके बाद आप अगर अटल जी की इरा को देखेंगे तो उस इरा में आडवाणी जी भले ही पीछे चलते रहे, लेकिन वो एक लीडर के तौर पर बराबर देखे जाते थे। और इसके बाद की जो लीडरशिप थी, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, इनकी भी भले ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये माना जाता था कि ये लीडर भी बराबर प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं। लेकिन 2014 और उसके बाद से बीजेपी की पूरी निर्भरता नरेंद्र मोदी जी पर रही है। और ये निर्भरता जो है, एक बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए, क्योंकि कैंपेनर नरेंद्र मोदी जब भी मैदान में उतरते हैं तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन यही बीजेपी की चुनौती भी बन गई है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर होती चली गई और ये मानती भी गई कि नरेंद्र मोदी जी मैदान में उतरेंगे बिहार के तो वहाँ परिवर्तन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वो आएंगे तो वहाँ परिवर्तन हो जाएगा, और वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होता भी है। कैंपेनर नरेंद्र मोदी एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं, लेकिन कैंपेनर नरेंद्र मोदी के साथ एक मजबूत रीजनल लीडर का कॉम्बिनेशन बीजेपी को उस जीत की तरफ ले जा सकता है जहां अभी पहुंच के बीजेपी थम जाती है। क्या कहेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कहा आपने। बिहार में ये सिचुएशन बनी थी कि बिहार का जब चुनाव हुआ तो उसमें यह मालूम था कि नरेंद्र मोदी थोड़ा मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तो यहां का लीडर बनेगा, पर वो कौन होगा? समस्या यही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी 2 से लेकर 98 तक आई, 98 के बाद सत्ता में आई बगैर मोदी जी और अमित शाह की आई। उस समय केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल निर्णायक भूमिका में नहीं रहते थे, उनके साथ 3-4 लोगों की टीम हुआ करती थी।
आज वो टीम की कमी है। टीम में सिर्फ टू मैन आर्मी जो अपोजिशन आरोप लगाता है भाजपा पर, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक टीम का निर्णय हमेशा सर्वमान्य होता है। हम भी कभी किसी समस्या पर अगर डिस्कशन करते हैं और मैं कहूं कि नहीं शरद जी मेरा अकेला ये निर्णय है, आप उसको मान लीजिए, तो वो निर्णय भले ही आप मजबूरी में मान लें, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे नजरिए से अच्छा हो सकता है, जरूरी थोड़ा शरद जी के नजरिए से भी अच्छा हो। तो जब चार लोग मिलकर किसी बात को बनाते हैं तो वो चार जगह के फीडबैक उनके दिमाग में होते हैं, उन फीडबैक के आधार पर वो निर्णय लिया जाता है, वो सर्वमान्य निर्णय होता है, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस सेंट्रल लीडरशिप को देश में मिलता है। आज मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा किस मुकाम पर पहुंची, जिन हालातों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेंट्रल में पूरी भूमिका सरकार बनाने में आ जाए, ये कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भाजपा ने उस मुकाम को भी हासिल किया। किन हालातों में, जब क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत है, उन परिस्थितियों में भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन इसके पहुंचने के पीछे हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? इतिहास हमेशा याद करते रहना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति का हो, परिवार का हो या किसी पॉलिटिकल आउटफिट का। बिल्कुल आपने सही कहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। दमोह की अगर मैं बात करूं डॉक्टर सत्यप्रकाश, तो आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कमलनाथ जी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पूरी कांग्रेस के लिए तो ना कांग्रेस की सेहत पे इस सीट से कोई फ़र्क पड़ना था, जीत हार से, ना बीजेपी को। लेकिन कमलनाथ जी जिस तरह से 28 सीटों के उपचुनाव में 9 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस और 19 सीटें ले गई थी बीजेपी, तो उस जीत के बाद जिस तरह से कमलनाथ जी निशाने पर आए थे, मुझे लगता है इस जीत से कमलनाथ जी को एक बड़ी राहत भी मिलेगी और 2023 के लिए उनकी तैयारियों को बल भी मिलेगा। क्या किस तरह देखते हैं आप? आपका जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीट कमलनाथ जी को 2023 के लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, क्योंकि यह आज हालात ऐसा था कि जिन हालातों में कांग्रेस दमोह जीत के आती है, तो ये क्रेडिट कमलनाथ जी को जाता है, उनकी लीडरशिप को जाता है, उनकी स्ट्रेटजी को जाता है। वहां पर व्यक्ति विशेष कारण बड़ा रहा है, नो डाउट, क्योंकि अगर राहुल लोधी की जगह बीजेपी अगर किसी और कैंडिडेट को उतारती तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट ये होता। यही एक कारण है जिसके कारण भाजपा वहां ट्रेल हो रही है, और इस ट्रेल के पीछे भाजपा स्वयं है और कांग्रेस वहां इस चीज को कि ये राहुल लोधी भाजपा का क्या भविष्य है और भाजपा के लोगों का क्या भविष्य होगा, इसको बताने में पब्लिक में सफल हुई है, जिसके कारण दमोह सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आती है। लेकिन यह पक्की बात है कि कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 लोगों पर बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसा आपने कहा है, राहुल लोधी जिन्होंने पार्टी चेंज की, जयंत मलैया जो वहां के बड़े लीडर हैं भाजपा के, उनको भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है इस रिजल्ट से। और तीसरा आपने खुद बोला है कि कमलनाथ जी कहीं ना कहीं मजबूत लीडर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कुछ भी बात आती है तो लोग विरोध शुरू कर देते हैं कमलनाथ के डिसीजन पर, उनके नीचे के लोग भी उसका विरोध कर देते हैं। यही तो कांग्रेस को नीचे की तरफ ले जा रही है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ये सीखना चाहिए भाजपा से। जयंत मलैया जी के साथ क्या होगा, लेकिन आपने एक आवाज नहीं सुनी होगी, ये डिसिप्लिन जब तक कांग्रेस में वापस नहीं आएगा तब तक कांग्रेस मजबूत पार्टी के रूप में